नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या बेचें क्या खरीदें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि लगातार बुल रन जो है वो जारी है। बाजार में तेजी का जो दौर है वो लंबा चलता हुआ नजर आ रहा है। बुधवार को भी हमने देखा बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, लेकिन दमदार एक्शन मार्केट्स में देखने को मिला और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी में भी हमने देखा बहुत जबरदस्त क्लोजिंग देखने को मिली और इंटरडे में हमने देखा पहली बार 53,000 का जो लेवल है वो भी बैंक निफ्टी पर पार होता हुआ दिखा और इनफैक्ट उसके ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिली है। आज वायदा बाजार की वीकली एक्सपायरी है। कैसे बाजार में खुद को स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए, किन सेक्टर्स किन स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। नमस्कार संदीप जी। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, धन्यवाद बुलाने के लिए। चलिए, तो मार्केट्स पे एक बार नजर डाल लेते हैं कि बुधवार के मार्केट में किस तरह की क्लोजिंग देखने को मिली थी। फिर बात करेंगे कि आज की जो वीकली एक्सपायरी है वायदा बाजार की, उस पर कैसे फोकस करना चाहिए, किन सेक्टर्स किन स्टॉक्स में आज पैसा बन सकता है, ये सब हम अंशुल जी से जानेंगे। लेकिन पहले मार्केट्स देख लेते हैं। तीनों इंडाइसेस बुधवार की जहाँ तक बात है तो हरे निशान में मजबूती लेकर ही बंद होते हुए नजर आएंगे। निफ्टी की जहां तक बात है तो 162 अंक, सेंसेक्स 545 अंक और बैंक निफ्टी में आप देखिए 900 अंकों से ज्यादा की छलांग लगाकर क्लोजिंग देखने को मिली। बैंक निफ्टी आप कह सकते हैं कि स्टार परफॉर्मर था जहां तक बुधवार के सेशन की बात थी। निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई छुआ, 24,300 का लेवल पहली बार पार हुआ, 24,309 का रिकॉर्ड हाई बनता हुआ दिखा। सेंसेक्स ने पहली बार इतिहास में 80,000 का जो लेवल है उसको पार किया, 80,074। ये दिन के दौरान इंट्राडे हाई था जो कि सेंसेक्स ने छुआ। हालांकि क्लोजिंग 80,000 के ऊपर नहीं हो पाई, लेकिन बैंक निफ्टी जैसे मैंने कहा स्टार परफॉर्मर था। पहली बार ऐसा हुआ 53,000 का जो लेवल है वो पार होता हुआ देखा, क्योंकि दिग्गज निजी बैंक जो हैं, जो प्राइवेट बैंक्स हैं, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इनमें से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा मजबूती देखने को मिली और वो बैंक निफ्टी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। और इनफैक्ट आप सेक्टर्स की बात करें तो बैंकिंग, चाहे आप पीएसयू की बात करें चाहे निजी बैंकों की बात करें, दोनों में ही दमदार एक्शन देखने को मिला था, जिस वजह से बैंक निफ्टी स्टार परफॉर्मर था, बावजूद इसके कि वीकली एक्सपायरी का दिन था। इसके अलावा पीएसयू ये ऐसा पॉकेट है जिसमें हर दिन हम देखते हैं कि कोई ना कोई नया स्टॉक सामने आता है और वहां पे तेजी का रुझान देखने को मिलता है। तो एक बड़ा सवाल जो मार्केट में खड़ा हो रहा है वो ये है कि क्या पीएसयू शेयरों में नई तेजी की शुरुआत हो रही है, क्या फिर से एक बड़े बुलरन के लिए पीएसयू स्पेस यानी कि जो सरकारी कंपनियां हैं वो तेजी के लिए तैयार होती हुई दिख रही हैं। उसके साथ साथ मेटल, कैपिटल गुड्स, ये कुछ और परफॉर्मर्स हैं कल के मार्केट में जिन्होंने बाजार को सपोर्ट किया। तेल गैस और आईटी सेक्टर थोड़ा सा पिछड़ते हुए नजर आ रहे थे, सुस्ती थी या तो फिर थोड़ी कमजोरी इन स्टॉक्स में देखने को मिली जो कि बाजार को थोड़ा सा नीचे खींच रहे थे, लेकिन ओवरऑल बाजार का मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। निफ्टी के गेनर्स की अगर आप बात करें तो उसमें टाटा कंज्यूमर एक एफएमसीजी प्ले है, अदानी पोर्ट्स, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये टॉप गेनर्स में शामिल थे। इसके अलावा एक्सिस, इंडसइंड, एसबीआई, क्योंकि बैंकों का ज़्यादा सपोर्ट था, बैंकों का ज़्यादा दबदबा है बाजार पर, तो यही टॉप गेनर्स में ज़्यादा आपको नजर आएंगे। जहाँ तक लूजर्स की बात है तो आईटी स्पेस से टीसीएस बाजार की गिरावट को लीड कर रहा था। टाइटन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स और उसके साथ साथ हिंडाल्को, एलएनटी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि बाजार को नीचे खींचते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी बाजार की आप ब्रेड्थ को देखिए, यानी कि जो एडवांस डिक्लाइन रेशो है वो ऑलमोस्ट 2:1 था। करीब 1600 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 900 शेयर ऐसे हैं लगभग जिनमें गिरावट के साथ क्लोजिंग बनती हुई दिखी। यही कारण है कि जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स, उनमें भी जबरदस्त एक्शन देखने को मिला था। चाहे आप बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें या निफ्टी मिड 100 जो मिड कैप इंडेक्स है उसकी बात करें, दोनों में 450 अंकों के आसपास की मजबूती के साथ, दमदार तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। वायदा बाजार की तरफ आए तो पीएफसी, बीएचईएल, इसके साथ साथ आप पिरामिड एंटरप्राइजेस को जोड़ लीजिए, आरईसी, पीएफसी आरईसी पे तो बर्नस्टीन की एक रिपोर्ट आई थी, इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट थी, उसका फायदा देखने को मिला। इसके अलावा आरबीएल, हेवल्स, टाटा कंज्यूमर, ये वायदा बाजार के टॉप गेनर्स थे। अशोक लेलैंड में ऑटो सेल्स जब से आए हैं उसके बाद दूसरे दिन लगातार गिरावट देखने को मिली। गुजरात गैस, दीपक नाइट्राइट, ये कुछ और वायदा बाजार के लूजर्स थे। बाजार इतना मजबूत था लेकिन उसके बावजूद टाइटन, श्री सीमेंट, एबी फैशन और टीसीएस, ये वायदा बाजार के टॉप लूजर्स में शामिल थे। इसके अलावा आप देखें तो ओवरऑल अगर आप टॉप गेनर्स की बात करें तो उसमें कैस्ट्रॉल एक स्टार परफॉर्मर था। दिन के दौरान हमने देखा 12% से ज़्यादा का मूव स्टॉक में देखने को मिला। हुडको, गुजरात पिपावाव, मजगांव डॉक, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जिनमें दमदार एक्शन देखने को मिल रहा था। और गिरने वाले शेयरों में चोलामंडलम फाइनेंस, जेके पेपर्स, सुमिटोमो कैपिटल और सीडीएसएल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें वायदा बाजार या ओवरऑल हम मार्केट में देख रहे थे कि कमजोरी के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। अच्छी बात यह भी थी कि बाजार रिकॉर्ड हाइज टच कर रहा था, दमदार एक्शन के साथ क्लोजिंग हुई और इंडिया विक्स में भी करीब करीब 3% के आसपास की कमजोरी के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। तो दमदार वीकली एक्सपायरी हमने देखी। अंशुल सर, बैंक निफ्टी की जहां तक बात है 53,000 का जो की हडल है वो भी अब पार होता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या रणनीति होनी चाहिए सर बैंक निफ्टी में
और ख़ास तौर पे निजी बैंक जिसमें एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक हुआ, आईसीआईसीआई बैंक हुआ, इंडसइंड बैंक हुआ, इन सब में क्या रणनीति होनी चाहिए और ओवरऑल बैंक निफ्टी को कैसे अप्रोच किया जाए? देखिए संदीप जी, अगर मार्केट में देखें तो मोमेंटम काफी आई है। हालांकि डेटा पॉइंट्स को जब मैं देखता हूँ तो वहां पे ओवरबॉट दिखता है, लेकिन जब मैं चार्ट्स देखता हूँ कि ओवरबॉट है, नीचे आना चाहिए, नीचे कौन लाएगा, ये एक भी स्टॉक नहीं मिलता है। एचडीएफसी बैंक में बॉक्स का लो था, लगभग 3 साल का बॉक्स का लो था। वहां से मैं रेकमेंड करते आ रहा था कि बॉक्स के हाई पे आएगा 1420-30 के अराउंड से। 1700 का बॉक्स हाई में रेकमेंड कर रहा था, और बॉक्स हाई के बाद बॉक्स एक्सपैंड करता है तो 2000 तक का टारगेट आएगा। बॉक्स हाई आ चुका है, यहाँ से कोई भी साइन एग्जॉशन के नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये इसी राउंड में बॉक्स ब्रेकआउट लेके उसका टारगेट 2000 वो भी टच कर लेगा। एक्सिस बैंक में यहाँ से 1350 रुपए, 1360 रुपए तक की रैली दिख रही है। आईसीआईसीआई बैंक में 50-60 रुपए की अपमूव अभी भी दिख रही है। एफआईआई का डेटा देखता हूँ तो नेट पोजीशन पे फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला लें तो 4,67,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। 5 लाख पे एक्सट्रीम ओवरबॉट हो जाता है। 2015 से डेटा में देख रहा था एफआईआई का, आज 2024 9 साल का डेटा देखा है। केवल 4 बार ऐसा हुआ है, और ये फिफ्थ टाइम है जब हम 5 लाख के करीब पहुंचेंगे, 5 लाख या उससे ऊपर पहुंचेंगे नेट पोजीशन पे। केवल फ्यूचर्स पे देखें तो वहां भी 3,67,000, 3,70,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। 4 लाख 2017 में आखिरी बार एफआईआई इतनी लॉन्ग पहुंची थी। तो डेटा पॉइंट्स ओवरबॉट है, लेकिन मोमेंटम काफी हाई है। तो मैं ये कहूंगा कि टॉप प्रिडिक्ट करने की कोशिश करने की जगह एक लोअर हाई का वेट कीजिए। ये आपकी काफी हद तक फ्रस्ट्रेशन बचा देगा, क्योंकि बार बार अगर टॉप प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेके चला जाएगा। कल भी कई लोग टॉप प्रिडिक्ट कर रहे थे कि नीचे आया, टॉप बन गया। आज देखिए मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी और ऊपर निकल गया। तो यहाँ से हमको ये लग रहा है आज शांत एक्सपायरी निकली है। और जनरली अगर निफ्टी की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी शांत जाती है तो निफ्टी की एक्सपायरी में एक्सट्रीम वोलेटिलिटी होती है। और आज का सेशन देखें तो बैंक निफ्टी सुबह पहले एक मूव दिया था, उसके बाद पूरे दिन साइडवेज था। तो 15 मिनट के चार्ट पे देखूं तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न है, जिसका ब्रेकआउट 53,200 के ऊपर है। तो 53,200 जैसे निकलती है बैंक निफ्टी, इसमें 53,500 और 53,700 तक की रैली बनती हुई दिखेगी। वहीं निफ्टी में देखूं तो पूरे दिन रेंज बनी है 24,300 से 24,220 की। तो 24,300, 320 अगर कल के सेशन में निकलता, आज के सेशन में निकलता है ओपनिंग के बाद, तो आप मान के चलिए कि यहाँ से काफी तेजी डेवलप होगी। 24,450 इनिशियल टारगेट होगा, 24,450, 24,500 की रेंज। तो मैं यहाँ से अभी भी बुलिश हूँ, अनलेस सपोर्ट जोन टूटे, उसके नीचे टिके तो मैं बेरिश हूँ। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मोमेंटम आई है, तो मैं टॉप प्रेडिक्ट करने की जगह मोमेंटम ही प्ले करूंगा। 24,300, 320 के ऊपर निफ्टी निकलती है तो मैं बायर रहूंगा 24,450, 24,500 के लिए। और बैंक निफ्टी में 53,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो 53,500 और 53,700, ये दो मेरे टारगेट्स रहेंगे। चलिए ठीक है, बाजार में मोमेंटम काफ़ी स्ट्रोक है। इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट्स का भी सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। कल हमने देखा था कि फेड चेयरमैन का बयान आता वो दिखा था, जिसमें उन्होंने माना है कि फेड ने अभी तक जो पॉलिसीज़ बनाई हैं उससे महंगाई जो है यूएस में वो कम आती हुई दिखी है। हालांकि उस लेवल पर नहीं आई जिस तक फेड चाहता है दरों में कटौती करने के लिए, लेकिन हाँ, फेड ने इतना ज़रूर माना है कि पॉलिसीज़ वर्क कर रही हैं और महंगाई उससे काबू में आती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा टाइम और लगेगा रेट कट की जहाँ तक बात है। सर, कुछ सेक्टर्स की बात करें तो हमने कल देखा था कि कैपिटल गुड्स दूसरे दिन लगातार मजबूत है और उसके साथ साथ मेटल में भी अब फिर से जो पार्टिसिपेशन है वो बाजार में आता हुआ नज़र आ रहा है। तो इन सेक्टर्स में जो अब देख रहे हैं हम कि जो खरीदारी का रुझान चल रहा है या फिर जो तेज़ी बन रही है, उसमें क्या रणनीति होनी चाहिए? किन शेयरों में आपको लगता है कि अभी भी पैसा बन सकता है, खरीदारी कर सकते हैं? देखिए कैपिटल गुड्स में एलएनटी एक काउंटर मेरे को ठीक लग रहा है। बाकी बहुत सारे स्टॉक्स चले हुए हैं, तो वहां पे कंसोलिडेशन की जरूरत है। एलएनटी चला नहीं है, कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आया था परसों के सेशन में। कल के सेशन में थोड़ी सी साइडवेज काइंड ऑफ क्लोजिंग है। तो एलएनटी में एक मूव मिल सकता है 3650 निकलने के बाद। इसमें एक 3800, 3850 तक की रैली डेवलप हो सकती है। तो कैपिटल गुड में मेरे को एलएनटी और इसके अलावा फिर एसीसी पसंद आ रहा है। एसीसी में भी अगर देखें तो बड़ा बेस बना है, वीकली चार्ट पे ऑलमोस्ट 89 वीक्स का बड़ा बेस ब्रेकआउट आया है। और स्टॉक में फॉलो थ्रू मूव लेते हुए 3,000 तक के टारगेट्स मिलने चाहिए। मेटल में बहुत चुनिंदा काउंटर है जहां पे मेरे को थोड़ी बहुत बाइंग दिख रही है। टाटा स्टील कल तक चार्ट एकदम से बेरिश हो रहा था, लेकिन आज हिसाब से रिवर्सल दिया है। टाटा स्टील में रिन्यूड स्ट्रेंथ आई है, 185, 186 तक जा सकता है। बाकी एक छोटा काउंटर है श्याम मेटल, ये हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था। हालांकि स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि आज हमारे टारगेट्स, हमने 9% का टारगेट दिया था,
जो आज के सेशन में अचीव हो गया, हमने उनको प्रॉफिट बुकिंग दी है। लेकिन अगर कल के सेशन में ये फ्रेश ब्रेकआउट अगर दे देता है, क्योंकि स्विंग हाई पे आ गया था इसलिए हमने प्रॉफिट बुकिंग दे दी है, बट अगर स्विंग हाई का ब्रेकआउट ले लेता है 736 के ऊपर, तो फिर स्टॉक में 840 तक की अपमूव बनेगी। तो ये स्टॉक भी हमको काफी तेज लग रहा है अगले 1 से 2 हफ्ते के टाइम फ्रेम के हिसाब से। ब्रॉडर मार्केट से अगर हम बात करें सर, तो स्मॉल कैप मिड कैप में हमने देखा कल के सेशन में भी फिर से 450 अंकों के आसपास के दोनों इंडाइसेस में पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली। वहाँ पे कहाँ आपको लगता है कि अभी भी खरीदारी करने के मौके, क्योंकि ज़्यादातर एनालिस्ट जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि अर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में जिस तरह का रनअप देखने को मिला है, अर्निंग्स उसको सपोर्ट करनी चाहिए, जस्टिफाई करनी चाहिए वैल्यूएशंस को, जिस तरह के अर्निंग्स ये कंपनी सपोर्ट करती है। तो उस लिहाज से कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि आपको लगता है कि अभी भी जिन पॉकेट्स में पैसा बन सकता है या वैल्यूएशंस अच्छे हैं। अ, देखिए संदीप जी, यहाँ पे एक दिक्कत ये आ रही है कि बाजार 23,400 से 24,200 के करीब, 24,300 के करीब आ गया, 900 पॉइंट की रैली हो चुकी है। और मार्केट की ब्रेथ जो 96% थी, 96% स्टॉक्स मोमेंटम में थे, वो गिर के अब 74% रह गया है। 66 से सुधरा जरूर है, 74 तक आया है, लेकिन 94 95 के पास इसको होना चाहिए। तो ब्रॉडर मार्केट्स में सेलेक्ट काउंटर्स जहाँ पे ब्रेकआउट आ रहे हैं, केवल वहीं बाइंग करनी चाहिए, जैसे श्याम मेटल हो गया, या फिर टेक्स इंफ्रा हो गया, टेक्स रेल हो गया। इस टाइप के जो काउंटर, ये 3 काउंटर्स हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किए थे। इसके अलावा बिरला मनी हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है। तो सेलेक्ट काउंटर्स जहाँ पे अल्फा जनरेट हो रहा है, केवल वहीं पे बाइंग देखनी चाहिए। ये 4 काउंटर के मैंने नाम लिए। इसके अलावा डीलिंग था, हालांकि आज अपर सर्किट लग गया है। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पे अल्फा जनरेट हो रहा है। मैराथन रियलिटी है, बी लाल करके है, ये बीएमएल का लैंड वाला जो डीमर्ज हुआ था। इसके अलावा आशापुरा माइंस है, आईटीडी सीमेंट है, क्विक हील है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पे अल्फा भी जनरेट कर रहा है अगेंस्ट द मार्केट, और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है। तो ये काउंटर्स हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग देखी जा सकती है। ठीक है, तो इसके अलावा सर हमने देखा कि जो कुछ पीएसयू शेयरों में हम देख रहे हैं कि फिर से रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा। पीएफसी आरईसी में तो एक बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कवरेज इनिशिएट करी है, उसका फायदा देखने को मिला। हुडको, इसके साथ साथ मॉयल जिसने अपने बिजनेस अपडेट्स जारी किए हैं, एमएमटीसी, ये कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जिनमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़, काफ़ी शार्प मूव्स देखने को मिल रहे हैं। तो पीएफसी आरई तो इनफैक्ट वायदा बाजार के टॉप गेनर्स में भी शामिल थे। तो आपको क्या लग रहा है सर, ये पीएसयू शेयरों में फिर से एक नई तेज़ी की शुरुआत हो रही है? देखिए, मैं उसको जनरलाइज नहीं करूंगा कि सारे पीएसयूज में रैली स्टार्ट हो रही है, बट मैं सिलेक्टेड नेम्स डिस्कस कर लेता हूँ। आईआरईडीए 97 डेज का, इसमें कैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया था कल के परसों के सेशन में। कल के सेशन में फॉलो थ्रू मूव मिला है, और आज के सेशन में ऐसा लग रहा है कि यहाँ से रैली फर्दर कंटिन्यू होगी। तो 340 रुपए तक का टारगेट मेरे को आईआरईडीए में मिल रहा है। दूसरा आरबीएनएल है। रेलवे काउंटर से आरबीएनएल में तेजी दिख रही है, यहाँ पे भी कप हैंडल पैटर्न है ऑलमोस्ट 20 डेज का। 425 रुपए निकलता है तो स्टॉक में भी फ्रेश बाइंग बनेगी, 490 495 तक का टारगेट मिलेगा। टेक्स रेल और टेक्स इंफ्रा, ये 2 काउंटर्स हमको तेज लग रहे हैं। और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, ये चारों काउंटर्स हमने अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया डिलीवरी के लिए। टेक्स रेल टेक्स इंफ्रा में 9% का टारगेट दिया था जो अचीव हो गए हैं, बट यहाँ से अभी भी कंटिन्यूएशन मूव है। आज के सेशन में अगर फ्रेश ब्रेकआउट आता है प्रीवियस डे हाई के ऊपर, तो वापस से हम टेक्स रेल टेक्स इंफ्रा अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करेंगे 10 से 15% की मूव के लिए। तो पीएसयू में ये 3 4 काउंटर है जहां पे मेरे को काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। बाकी काउंटर्स में कुछ में स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेस है, बट ये 4 आउट परफॉर्मिंग है। तो चूंकि हम सारे काउंटर्स तो नहीं ले सकते, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ये 4 निकल के आ रहे हैं, इन चारों में बाइंग देख सकते हैं। इनफैक्ट जैसे आपने हाईलाइट किया भी सर कि कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें मूव आ रहा है, कुछ में हम देख रहे हैं कि लैक लस्टर ट्रेड्स हैं। जिनमें मूव आता है उनमें रैली काफ़ी शार्प देखने को मिलती है। और वैसे ही कुछ मैं आपको हाईलाइट करने की कोशिश कर भी रहा था कि भले ही किसी दिन हम देखते हैं कि कोई स्टॉक चलता है पीएसयू स्पेस से, कभी कोई चलता है, लेकिन क्या एक डिसाइसिव अप मूव के हम और चल रहे हैं, ये दरअसल अब बाजार फिर से फैक्टरिंग करने की कोशिश कर रहा है। आईटी की बात करें सर, तो आईटी में हमने देखा 2-3 दिन तक लगातार एक बड़ा अप मूव देखने को मिला। थोड़ी सी सुस्ती हमने कल के सेशन में आती हुई देखी। टीसीएस 1% से ज़्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ, टॉप लूजर था हालांकि, लेकिन गिरावट 1% के आसपास की ही थी वहाँ पे। तो क्या ये जो सुस्ती है आईटी सेक्टर की, इसमें खरीदारी करने के मौके केवल एक ठहराव है हाल में जो एक बड़ा अप मूव बना है उसके बाद में, या आपको लगता है कि एक मुनाफा वसूली की शुरुआत हो चुकी है? देखिए संदीप जी, आईटी इंडेक्स को अगर देखें तो 17 महीने का बेस ब्रेकआउट दिया था, और 4 महीने का करेक्शन लेते हुए जून में इसने ब्रेकआउट पॉइंट को रीटेस्ट किया था, और हाईएस्ट पॉइंट पे आके जून में क्लोज किया, और जुलाई में फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है।
तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि अगले 8 से 10 महीने की रैली स्टार्ट हुई है, जिसमें जून पहला महीने था, जुलाई दूसरा महीना रहेगा। तो मार्केट्स को आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा आईटी इंडेक्स अगले 8 से 9 महीने, जैसे प्रीवियस 12-13 महीने ऑटो इंडेक्स ने आउट परफॉर्म किया है, वैसे अगले 8 से 9 महीने बहुत आराम से आईटी इंडेक्स आउट परफॉर्म करेगा, जिसमें इंफोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, साइंट हो गया, इस टाइप के शेयर्स आउट परफॉर्म करेंगे। साइंट हमारा टॉपिक है, हमें 2600 से 3000 का टारगेट दिख रहा है। हम्म। इंफोसिस हमारा टॉपिक है, इंफोसिस में हमें लगभग 2000 तक की रैली दिख रही है। टीसीएस हम थोड़ा सा अवॉइड करके चलते हैं, क्योंकि इन्फोसिस टीसीएस लगभग साथ साथ चलते हैं, तो दोनों सिमिलर काउंटर लेने का कोई मतलब नहीं होता है, तो हम इन्फोसिस प्रेफर कर रहे हैं, टीसीएस को हम अवॉइड कर दे रहे हैं। बट अगर आप टीसीएस लेना चाहते हैं, इक्वली गुड है। चूंकि हम इन्फोसिस को ज्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए हम इन्फोसिस रिकमेंड कर रहे हैं, बट टीसीएस इज इक्वली गुड। तो ये तीन काउंटर्स हैं जो हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं। तो टीसीएस, इन्फोसिस और साइंट, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें आप खरीदारी कर सकते हैं। और एक बड़ी रैली के लिए आईटी सेक्टर तैयार होता हुआ नजर आ रहा है, जो हो सकता है कि 8 से 10 महीने तक भी चलती हुई दिखे। एक बड़ा आउट परफॉर्मेंस इंडेक्स के वीजा भी हो सकता है कि आईटी स्टॉक्स में आने वाले इस समय में देखने को मिल सकता है। चलिए अब आज की तैयारी करते हैं, फोकस करते हैं कि आज जो वीकली एक्सपायरी होने वाली वायदा बाजार की वो किस तरह की रह सकती है। पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। सर, ऑलरेडी आपने वैसे तो टच किया ही है, निफ्टी के लेवल्स आपने हमें इंडिकेट किए भी हैं, लेकिन एक समय हम देख रहे थे कि बाजार में जब भी गिरावट आती थी तो 24,100 का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं होल्ड होता हुआ नजर आ रहा था। आज हमने 24,300 के ऊपर जो लेवल हैं वो भी बनते हुए दिखे हैं। 24,300 के ऊपर 24,309 का हाई आज दिन के दौरान लगता हुआ दिखा है। क्लोजिंग वहाँ पे नहीं हुई है, लेकिन आपको क्या लगता है सर, ये जो 24,300 का लेवल है इसके ऊपर और कितनी तेजी आपको नजर आ रही है, कितना और डिसाइसिव आपको नजर आ रहा है निफ्टी में? देखिए संदीप जी, 15 मिनट्स के चार्ट को देखें तो क्लियरली पोल फ्लैग पैटर्न है, और फ्लैग का ब्रेकआउट जनरली जब भी आता है तो वो पूरा पोल के बराबर मूव लेता है। और पोल अगर पकड़े तो 300 पॉइंट का पोल है निफ्टी पे, तो अगर हम 24,300 320 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो आइडियली 300 पॉइंट की रैली बनती है, यानी 24,600 तक की रैली बनती है। 24,300 320 के ऊपर सस्टेन करता है, आउटराइट आप जाके निफ्टी बाई करना स्टार्ट कर दीजिए। एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 24,260 का आफ्टर द ब्रेकआउट, और ऊपर में टारगेट, इमीडिएट टारगेट लगाइए 24,400 450, और ये रेंज निकलती है तो फिर 24,600 का टारगेट मिलेगा। तो कंफर्टेबली 24,300 320 निकलने के बाद आप बाई करके चल सकते हैं। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, और फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट से बहुत फटाफट टारगेट्स आते हैं, तो प्रोबेबली 2 से 3 सेशन में आपको 24,600 के लेवल आते हुए दिखेंगे, अगर ब्रेकआउट सस्टेन हो जाता है तो। ओके, तो 24,300 के ऊपर अगर ब्रेकआउट सस्टेन हो जाता है, 24,300 के ऊपर निफ्टी मेंटेन करने लगता है, तो फिर 300 पॉइंट की जो रैली है, फ्लैग पैटर्न का एक जो ब्रेकआउट है वो इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी में देखने को मिल सकती है, और वो भी 2 से 4 दिन के अंदर, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक हफ्ते के अंदर ही 300 पॉइंट के आसपास का और अप मूव निफ्टी में आ सकता है, अगर ये ब्रेकआउट कन्फर्म होता हुआ नज़र आता है तो। मेटल और कैपिटल गुड्स को लेकर हमने बातचीत कर ली है सर। कुछ और स्टॉक्स की बात करें जिनमें कल के सेशन में काफ़ी अच्छे गेंस देखने को मिले, तो उसमें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई थी, उसका इम्पैक्ट था। कैस्ट्रॉल में माना जा रहा है कि ये कुछ कूलेंट्स बनाने की शायद शुरुआत करेंगे ईवीज के लिए, तो वो एक अप मूव दे रहा है। लेकिन अशोक लेलैंड इसमें गिरावट थी, और गुजरात गैस में भी हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि शायद उन्होंने अपने प्राइस हाइक्स किए हैं, लेकिन उसके बावजूद शेयर कल गिरावट के साथ ही बंद होता हुआ दिखा है। तो ये जो न्यूज़ वाले काउंटर्स हैं सर, इनमें ये जो 4 स्टॉक्स मैंने हाईलाइट किए हैं, कोई ऐसा स्टॉक जो आपको पसंद आ रहा हो जिनमें खरीदारी या बिकवाली के ट्रेड्स इनिशिएट किए जा सकते हो? देखिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में तो मेरे को चार्ट स्ट्रक्चर बहुत क्लीन नहीं है कि मैं कोई ट्रेड इनिशिएट कर पाऊँ। कैस्ट्रॉल में जरूर कपनैडल पैटर्न का ब्रेकआउट था कल के सेशन में, और कल ही के सेशन में ये 14% ऊपर जाके स्टॉक क्लोज किया है, तो यहाँ पे कहीं भी डिप मिल जाती है थोड़ी सी नीचे में 232 के अराउंड, तो ये बहुत बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि जो ब्रेकआउट आया है इसका टारगेट 295 296 की जोन है, तो यहाँ से अपसाइड काफी अच्छा है। 8-10 रुपए की डिप मिल जाती है तो यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। और बाकी दो काउंटर्स में अशोक लीलैंड में हमने काफी समय पहले मल्टीपल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे रिकमेंड किया था, जब इसमें ब्रेकआउट आ रहा था समवेयर अराउंड 180 लेवल्स, वहां से काफी अच्छा चला है। अब थोड़ा सा आईटी इंडेक्स कमजोर हो रहा है, तो इस स्टॉक में भी कुछ हद तक सेलिंग आएगी, बट ये आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है ऑटो इंडेक्स का, तो डिप्स मिलती है कहीं भी ऑटो इंडेक्स में या फिर अशोक लीलैंड में इन पर्टिकुलरली, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, और ये डिप कम से कम 215 रुपए तक आना चाहिए, तब रिस्क रिवॉर्ड मैच करेगा लॉन्ग साइड में। तो अशोक लीलैंड ठीक लग रहा है, बट ऑन डिप्स, और कैस्ट्रॉल भी ऑन द डिप, अगर 10 रुपए की डिप मिल जाती है तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी।
चलिए, डिप्स पर अशोक लेलैंड और कैस्ट्रॉल में हो सकता है कि खरीदारी करने के लिए बेहतरीन लेवल्स बनते हुए नजर आ सकते हैं। हमने सर पीएसयू शेयरों की बात करी, उसमें अगर हम डिफेंस वाला तबका देखें, उसमें आप एचएएल ले लीजिए, उसमें आप चाहें तो बीएचईएल को जोड़ लीजिए, मझगांव डॉक हुआ, इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड हुआ। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि कल के सेशन में आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे थे, जिनमें काफी दमदार एक्शन बनता हुआ दिख रहा था। तो डिफेंस शेयरों में जैसे पीएसयू में आपने कहा कि कुछ एक ऐसे पॉकेट्स हैं जो कि काफी अच्छी रैली दिखा रहे हैं, ऐसे ही डिफेंस में कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं जो कि कल के सेशन में मार्केट्स को आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे थे। इनमें कुछ ऐसा कोई स्टॉक या फिर डिफेंस एज अ स्पेस में जो आपको पसंद हो, जहां पे अभी भी वैल्यूएशन वाइज या फिर अपसाइड के लिहाज से पोजीशंस खड़ी की जा सकती हो? देखिए एचएएल मेरे को बहुत बेहतरीन लग रहा है। इसमें मल्टीपल डेज की, लगभग 15 दिन की कंसोलिडेशन थी, जिससे कल के सेशन में ब्रेकआउट आया है। तो आज के सेशन में फॉलो थ्रू मूव मिलना चाहिए। यहाँ पे मेरे को 5700 तक के टारगेट मिल रहे हैं, यानी 200 रुपए की अपसाइड बहुत आराम से एचएएल में मिल सकती है। दूसरा काउंटर बीएचईएल है, इसमें भी मल्टीपल डेज ऑलमोस्ट सेम चार्ट है, 15 डेज की कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आया है। तो यहाँ भी 340 345 तक का एक अपसाइड दिख रहा है। और लास्ट काउंटर बीईएल है। अगर मुझे तीनों में से आप बोलेंगे कि तीनों लेना है तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन अगर आप रिस्ट्रिक्शन डालेंगे कि तीनों में से मैं सिर्फ एक लूंगा, मैं बाकी दो नहीं ले सकता हूँ, मैं एक ही काउंटर ले सकता हूँ, तो तीसरा काउंटर बीईएल है। इसमें सबसे बेहतरीन ब्रेकआउट आया है, सबसे बढ़िया वॉल्यूम से, सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर है। इस स्टॉक को कल सॉरी आज के सेशन में अगर 315 रुपए, 315.50 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो इसको इमीडिएटली लॉन्ग करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका 305 रुपए के करीब बनेगा, और ऊपर में ये स्टॉक आपको 345 का टारगेट 2 से 3 सेशन में दे सकता है। ओके, तो बीईएल में तो कई सारे एनालिस्ट इसी लेवल को पार होने की बात कर रहे थे, क्योंकि 310 315 एक ऐसी रेंज है जो कि शायद एक कंजेशन जोन था, और वो लेवल अब पार होता हुआ नजर आ रहा है। और कल के सेशन में माफ़ कीजिए, आज के सेशन में अगर 315 रुपये के ऊपर ये स्टॉक मिलता है तो आपको 345 तक के जो लेवल्स हैं वो आसानी से 2 से 3 दिन में देखने को मिल सकते हैं। तो 3 स्टॉक्स हैं, एक है एचएएल, दूसरा है बीएचईएल और तीसरा बीईएल। और इन 3 में से अगर एक को चुनना हो तो पैकिंग ऑर्डर में सबसे पहला नाम आता है बीईएल का, जिसमें 2 से 3 दिन में ही ब्रेकआउट का कंफर्मेशन आता है। तो 345 तक के जो लेवल्स हैं वो भी आते हुए नजर आ सकते हैं। सर, अब जो नतीजों की शुरुआत है वो होने वाली है, क्योंकि जून का महीना खत्म हो चुका है, क्वार्टर खत्म हो चुका है। अब नतीजों की बात करें तो नतीजों के हिसाब से बाजार अपने आप को पोजीशन करने लगा है, क्योंकि दो मेन ट्रिगर्स हैं, एक नतीजे और दूसरा बजट, जिसको लेकर बाजार अब कहीं ना कहीं अब पोजीशनिंग करता हुआ नजर आ सकता है। तो नतीजों से पहले कुछ स्टॉक्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हो या आपने कोई रिपोर्ट निकाली हो जो कि नंबर्स जहां पे काफ़ी स्ट्रांग रह सकते हैं, उससे पहले ही पोजीशनिंग करनी चाहिए? देखिए संदीप जी, जनरली हम लोग नंबर्स ट्रैक जरूर करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इवेंट के पहले थोड़ा सा अपना पोजीशन हल्की कर लेना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इवेंट में अगर फंस गए तो फिर लंबा समय लगता है रिकवर करने के लिए। आपको याद होगा इन्फोसिस जब रिजल्ट के बाद 10% नीचे खुला, फिर उसको 5 महीने लग गए थे कवर करने के लिए। तो मैं इवेंट के अराउंड थोड़ा सा दूर रहता हूँ, बट जो हमने स्टडी की है, हमारी टीम ने स्टडी की है, हमको लगता है सेक्टर वाइज आईटी के नंबर्स अच्छे आएंगे, सीमेंट स्पेस के नंबर अच्छे आएंगे। तो ये दो स्पेस है जो हमें अगले क्वार्टर में, पूरे क्वार्टर में बेहतरीन चलते हुए दिख रहा है। तो हमारा फोकस इन दो सेक्टर्स पे है। स्पेशली इन्फोसिस हमें अच्छा लग रहा है, साइंट अच्छा लग रहा है, सीमेंट में अल्ट्राटेक और एसीसी, स्मॉल कैप सीमेंट में देखें तो ओरिएंट सीमेंट ये और प्रिज्म सीमेंट, ये काउंटर्स हमें रिजल्ट वाइज हम देख रहे हैं कि इनमें रिजल्ट अच्छे एक्सपेक्टेड रहेंगे, और उसके बेसिस पे स्टॉक में थोड़ी सी अपसाइड और बनेगी। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जो रिजल्ट के बेस पे हम देख रहे हैं। ओके, तो दो सेक्टर्स हैं जिनके नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग रह सकते हैं, उसमें एक आईटी है और दूसरा है सीमेंट। और आईटी में तो सर ने बताया कि इन्फोसिस इनको पसंद है, टीसीएस है और तीसरा साइंट है। और सीमेंट एज अ पैक में अल्ट्राटेक, एसीसी, छोटे मजोलों में प्रिज्म सीमेंट और उसके साथ साथ ओरिएंट सीमेंट। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, जहाँ पे हो सकता है कि नतीजों के चलते काफ़ी अच्छा जो रुझान है वो स्टॉक्स में देखने को मिले भी। फाइनल सवाल सर आपसे, आज की अगर हम बात करें तो आज के हिसाब से या फिर छोटी अवधि में किन सेक्टर्स, किन स्टॉक्स में आपको लगता है कि पैसा बन सकता है, जहां पे खरीदारी या बिकवाली करनी चाहिए? आपके पिक सर। संदीप जी, मेरा पहला सॉरी मेरा पहला पिक रहेगा एबीएफआरएल। बिरला ग्रुप की कंपनीज ऑलरेडी बहुत अच्छी चल रही हैं, और डेली चार्ट पे देखें तो एबीएफआरएल में एक पुल एंड फ्लैग पैटर्न है। तो लगभग करंट मार्केट प्राइस 327 पे स्टॉक को ले सकते हैं। 319 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और ऊपर में 345 रुपए का भाव मिल सकता है। दूसरा रहेगा बिरला मनी। बिरला मनी में भी फ्रेश ब्रेकआउट आया है, स्टॉक में वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। कंसोलिडेशन के दौरान एकदम ड्राइड अप वॉल्यूम था, और आज के सेशन में जब इसने सॉरी कल के सेशन में जब ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी
तो इसमें वॉल्यूम्स जनरेट हुए थे, हालांकि क्लोजिंग होते होते थोड़ा सा नीचे आया था, लेकिन वो भी फैग एंड पे, तो मैं इसको बहुत सेलिंग मान के नहीं चल रहा हूँ। आज के सेशन में बहुत हाई लाइकली है कि यहाँ पे फॉलो थ्रू मूव मिलेगा, तो 165 के आसपास इसको बाई करना चाहिए। 158 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रहेगा, और हम्म। 180 रुपए का इमीडिएट टारगेट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि फिबोनाची एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस है। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है स्टॉक 205 रुपए तक जा सकता है। तो ये दो काउंटर्स हैं जिनको हम देख रहे हैं आज के सेशन में, अगर ब्रेकआउट्स मिलते हैं तो बाइंग के लिए। ओके, तो क्या व्यू होगा सर दोनों में? ये जो 205 रुपये का टारगेट आपने बिरला मनी में इवेंचुअली बोला है, 180 तो शॉर्ट टर्म हो गया, 205 रुपये तक के टारगेट कब तक आ जाएंगे? देखिए, छोटे फ्री फ्लोट के स्टॉक्स हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि स्टॉक्स में 1 से 1.5 हफ्ते में ये टारगेट्स अचीव हो जाने चाहिए। बट अगर थोड़ा सा लंबा खींचता है तो 2 हफ्ते खींचना चाहिए, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। बट मेरी एक्सपेक्टेशन है कि एक हफ्ते 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में ये अपने टारगेट्स कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, तो एक तो है बिरला मनी जिसे आपको 165 रुपये के आसपास खरीदना है, 180 रुपये का टारगेट, 158 रुपये का स्टॉप लॉस, और इवेंचुअल टारगेट जो है 205 तक के आ सकते हैं। और दूसरा है ABFRL, जिसे हम AB फैशंस के नाम से भी जानते हैं, 319 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है, इसमें टारगेट आ सकते हैं 345 के। दोनों स्टॉक्स में 1 से 2 हफ्ते का समय है, इस ड्यूरेशन में हो सकता है कि दोनों स्टॉक्स अपने जो टारगेट्स हैं वो अचीव करते हुए दिखे, और इनमें हो सकता है कि आपको बड़ा मुनाफा बनता हुआ दिखे। जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ शामिल हुए, आपने स्टॉक पिक्स हमारे साथ शेयर करी, नतीजों पे बातचीत करी, इसके साथ साथ बाजार के ऊपर बातचीत हुई। कोई डिस्क्लोजर जो आप जाने से पहले फिर भी शेयर करना चाहेंगे? जितने भी स्टॉक्स डिस्कस किए हैं इनमें से कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन हमको अपने क्लाइंट्स को डिलीवरी रिकमेंड करनी होती है। तो ये सारे स्टॉक्स जितने हमने डिस्कस किए हैं सारे मेरे इंटरेस्ट में हैं, और एज एंड व्हेन जब ब्रेकआउट आता है तो मैं अपने स्टॉक्स को डिलीवरी रिकमेंड करता हूँ, क्लाइंट्स को डिलीवरी रिकमेंड करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, आज अपना कीमती समय आज हमारे साथ सुबह सुबह शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो मार्केट्स में उम्मीद करें कि आज वीकली एक्सपायरी है, दमदार एक्शन देखने को मिल सकता है। 24,300 का लेवल अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, तो फिर बहुत जल्द हो सकता है कि निफ्टी में 300 अंकों के आसपास की और रैली देखने को मिले, जो मार्केट्स को 24,600 रुपये तक भी लेके जा सकती है। तो कल का सेशन बहुत मजबूत था, हो सकता है कि आज का सेशन भी काफ़ी मजबूत रहे, और आपके लिए उम्मीद करते हैं कि प्रॉफिटेबल रहे। इसी उम्मीद के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।